हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आज साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेसन 5 की बात करने जा रहा हूं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको आवर्त सारणी। आवर्त सारणी डायरेक्टली तो नहीं आई, पर आवर्त नियम पहले आए, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। हमारे साथ बने रहिए। देखो आप लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है कि सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, यह परिकल्पना किसने दी। मतलब इसे अगर समझेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु भार जो होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। ये परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी, किसने बताया था कि हाइड्रोजन से मिलते जुलते सभी तत्व होते हैं। अच्छा, अगर मैं तत्वों की बात करूं तो इनको सारणीबद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो मैं बता देता हूं आपको। जब बहुत ही कम तत्व थे, जब शुरुआत हुई थी साइंस की या इस सृष्टि की, तो बहुत ही कम तत्व थे। तो जब बहुत ही कम तत्व थे तो उनका नॉलेज, उनका ज्ञान और उनसे संबंधित जानकारियाँ हमको इकट्ठी होती थी और लिख लेते थे। तो जितना भी जब भी कभी भी मतलब अध्ययन करना होता था आराम से कर लिया जाता था। लेकिन जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो एक समय ऐसा आया कि बहुत तत्व हो गए। मतलब 63, 64, 65 इस तरीके से बढ़ते गए और आज 122 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इन सारे तत्वों की एक साथ में अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए सारणीबद्ध किया गया। इस तरीके की सारणी बनाई गई, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस तरीके की सारणी बनाने की यही आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ये जो तत्व थे इन सभी का अध्ययन एक साथ में कर पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इसमें साइंटिस्ट आते गए और अपना अपना मत देते गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जितने भी तत्व हैं धरती पे उनके परमाणु भार जो होते हैं हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। ऑप्शन ए इसका दिया गया है डोबेराइनर, 2 दिया गया है न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ, फिर प्राउट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अगर मैं बात करूं डोबेराइनर की, तो डोबेराइनर क्या हो सकते हैं? अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डोबेराइनर जो थे इन्होंने त्रिक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया था प्यारे बच्चों? त्रिक नियम दिया था। और जो न्यूलैंड थे इन्होंने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम दिया था, तो ये भी नहीं। अब अगर बात करता हूँ मैं मेंडलीफ की, तो इन्होंने तो आवर्त सारणी ही दी थी। मेंडलीफ ने क्या दिया था? आवर्त सारणी दी थी। आवर्त सारणी दी थी, तो मेंडलीफ भी नहीं हो सकते हैं। अगला देखो प्राउट कह रहा है, तो ये पहली परिकल्पना थी धरती पे, सबसे पहली परिकल्पना इसे प्राउट ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्राउट। ठीक, क्वेश्चन अगले की मैं बात करता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे। कह रहा है कि त्रिक नियम का प्रतिपादक कौन था? त्रिक नियम किसने दिया था? अर्थात अब आपको ऑप्शन दे रखा है, डोबेराइनर ने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था, या फिर प्राउट ने दिया था। तो मैंने अभी बताया त्रिक नियम किसने दिया था? राइनर ने त्रिक नियम दिया था। आवर्त सारणी की बात की जाए तो मेंडलीफ ने दिया था आवर्त सारणी। और आवर्त नियम किसने दिया था? आवर्त नियम किसने दिया था ये अभी मैं बताता हूँ। आवर्त नियम मेंडलीफ ने नहीं दिया था। मेंडलीफ किसी से प्रेरित हुए थे, तब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। आवर्त नियम किसी ने दिया था, पर आवर्त सारणी को ही मेंडलीफ ने ही दिया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा डोबेराइनर। इन्होंने त्रिक नियम दिया था। अच्छा, त्रिक नियम होता क्या है अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिखा होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, ये जो तत्व होते हैं 3, इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, यहाँ पे परमाणु क्रमांक की कोई बात ही नहीं आई थी। परमाणु भार जो होते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इसके परमाणु भार जो होते हैं ये सरल गुणक होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के। ऐसा नहीं, औसत इन्होंने बताया था। त्रिक नियम में क्या बताया गया था? औसत बताया गया था। मतलब लिथियम का और पोटेशियम का और सोडियम का, लिथियम और
औसत अगर निकालें तो बीच वाले तत्व के बराबर होता है, ये बताया था त्रिक नियम। इन्होंने कितने त्रिक बनाए थे? इन्होंने केवल 3 त्रिक ही बना पाए थे। डॉबेराइनर ने कितने त्रिक बनाए थे? डॉबेराइनर ने केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे अपने समय में, इन्होंने ज़्यादा समूह नहीं बना पाए थे। अगला देखो है 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, देखिए, डॉबेराइनर ने कितने त्रिकों को समायोजित कर पाए थे? कितना प्यारा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया इसको। डॉबेराइनर जो थे इन्होंने कितने त्रिकों को समायोजित किया था? इन्होंने केवल 3 त्रिकों को ही समायोजित कर पाए थे। जैसे अगर मैं बात करूं कौन कौन सा था, पहला त्रिक जो था, पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, पहला त्रिक हुआ। और दूसरा कौन सा था आप लोग बताइए। अच्छा, ऑप्शंस और कौन से दिए गए हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा? इसका आंसर सही रहेगा 3। इन्होंने 3 त्रिक बनाए थे। एक त्रिक बनाया था कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। एक कौन सा था? कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम का था, समझ रहे हो। एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, एक था कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम का, एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। काहे का था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको लिख सकते हो आप लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 3 त्रिक केवल बनाए थे। किसने बनाए थे 3 त्रिक? ये त्रिक बनाए थे डॉबेराइनर ने। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या आपसे कह रहा है कि 1863 ईस्वी में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैंने बताया था 1863 ईस्वी में, यहाँ पे सन आप लोग नोट कर लेना। 1863 ईस्वी में अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन था? किसने अष्टक नियम दिया था? पहला दिया गया है डॉबेराइनर, फिर दिए गए हैं प्राउट, फिर दिए गए हैं मेंडलीफ, फिर दिए गए हैं न्यूलैंड। तो अष्टक नियम किसने दिया था? मैंने बताया था अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड सही होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ प्राउट ने क्या किया था? प्राउट ने शुरुआत में परिकल्पना दी थी कि जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के क्या होते हैं? सरल गुणक होते हैं, ये कहा था। अच्छा, डॉबेराइनर की बात करूं तो डॉबेराइनर ने 3 त्रिक बनाए थे। पहला कौन था? पहला ये वाला था, यहाँ पे मैंने लिख रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर था कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। तीसरा वाला था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये था। तीसरा वाला था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि त्रिक नियम किसने दिया था। ठीक, और ये त्रिक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 तत्व याद कर लेना। कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले 3 तत्व याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, आपके सामने देख सकते हो। कह रहा है कि प्रथम आवर्त नियम किसने दिया था? प्रथम आवर्त नियम मतलब ये किसने बात की थी कि एक आवर्त सारणी होनी चाहिए, इस तरीके से आवर्त सारणी होनी चाहिए और उसमें इन तत्वों को रखा जाए। ठीक, तो आवर्त नियम इसी को कहा जाता है। तो आवर्त नियम किसने दिया था? अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला दिया गया है न्यूलैंड, फिर प्राउट, फिर मेंडलीफ, फिर डॉबेराइनर। तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम या मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो किसने दिया था? ये जो आवर्त नियम है मेंडलीफ साहब ने दिया था। और आवर्त सारणी भी किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपकी आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने वर्ग थे? ये बता दूं आपको, समूह और वर्ग किसे कहते हैं। मेंडलीफ ने जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडलीफ ने 2 आवर्त सारणियाँ बनाई थी। ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाली मूल आवर्त सारणी है और ये वाली आधुनिक आवर्त सारणी है। एक पहले बनाई थी, फिर उसमें सुधार किया था, दूसरी उन्होंने पेश किया था। तो देखो आवर्त सारणी जो ये बनी होती है, तो इसमें जो इस तरीके से ये दिए गए होते हैं, इस तरीके से इनको वर्ग कहा जाता है। और जो ये वाली लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें, इनको आवर्त कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो क्षैतिज लाइनें हैं ये वाली, ये कितनी थी? ठीक, इसको आवर्त कहते हैं। ये कितने थे? और ये जो खड़ी खड़ी हैं इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ये कितनी थी? इनको वर्ग भी बोलते हैं। ये वर्ग कितने थे? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, समूह 7 थे और आवर्त 8 थे, ये कह रहा है। या अगला कह रहा है समूह 8 थे और आवर्त 7 थे। यह कह रहा है समूह 9 थे और आवर्त
7 थे। ये कह रहा है 7 समूह थे और आवर्त 9 थे। इसका सही आंसर क्या रहेगा? जो मूल आवर्त सारणी थी, ये वाली आप देख सकते हो, तो मूल आवर्त सारणी में क्या था? मूल आवर्त सारणी में समूह 8 थे। समूह प्यारे बच्चों कितने थे? आप लोग लिख लेना। समूह 8 थे और आवर्त कितने थे? आवर्त प्यारे बच्चों कितने थे? आवर्त 7 थे। और आवर्त सारणी जो है मूल वाली थी और आधुनिक वाली थी, इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें भी अगर हम देखें समूह कितने हो गए हैं? अब समूह हो गए हैं 9, 9 को 2 उपवर्गों में बांट देते हैं तो 18 हो गए हैं। समूह कितने हो गए हैं? 18। और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। ठीक, और कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है इसमें, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि एका एल्युमिनियम की जगह पर कौन सा तत्व आया? अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं, एका एल्युमिनियम और एका जर्मेनियम क्या था, तो देखो मैं बता दूं आपको, जब तत्वों की खोज हो रही थी तो जब आवर्त सारणी दिया था, मेंडलीफ सर ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, तो वहाँ पर इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर कभी भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे और वो रखे जाएंगे। ठीक, क्या कहा था कि ये मैंने स्थान इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे और यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक, इसलिए खाली छोड़ा था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एका एल्युमिनियम की जगह पे कौन सा तत्व आया था। तो देखो एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन 2 तत्व छोड़े थे। अच्छा, एका क्यों लगा हुआ है, इसको आप लोग ज़्यादा गंभीरता से मत लेना। एका का मतलब यही था वहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक तत्व आएगा। एका एल्युमिनियम इसको कह दिया गया था, पर यहाँ पे बता रहे थे कि कोई तत्व आएगा। जहाँ पे मैंने एका एल्युमिनियम लिख दिया है इस वाले कोठे में, वहाँ पे बने हुए थे कोठे छोटे छोटे वर्ग, इस वर्ग में एका एल्युमिनियम लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक, एका सिलिकॉन लिखा है, यहाँ पे कोई एका लगा है, इसका मतलब दूसरा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 तत्व आए बाद में। कौन कौन से 2 तत्व आए? आपसे पूछ रहा है कि एका एल्युमिनियम की जगह पे कौन सा आया। अब ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पहला दिया है जर्मेनियम, फिर गैलियम, फिर स्कैंडियम, फिर आयोडीन। तो देखो आयोडीन से तो कोई मतलब ही नहीं है, आयोडीन तो नहीं आया। अच्छा, आयोडीन नहीं आया तो क्या जर्मेनियम आया या गैलियम आया? तो मैं अगर आपको बता दूं तो एका एल्युमिनियम की जगह पे कौन सा आया? गैलियम आया। क्या है बेटा? गैलियम आया। ठीक, और एका सिलिकॉन की जगह पे कौन सा आया? जर्मेनियम आया। जर्मेनियम। अच्छा, इसको मैंने याद कैसे किया है और आप लोग याद कैसे करोगे? देखो एका एल्युमिनियम अगर मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें ना, 6 अक्षर अगर इसमें है तो 1 2 3 4 वाला, मतलब ऐसे याद कर लेना। एल्युमिनियम ज़्यादा वाले में कम वाला आ गया, ज़्यादा वाले में कम अक्षर वाला आ गया, और इसमें देखो ज़्यादा हैं 1 2 3 4 5 अक्षर हैं जर्मेनियम में, और यहाँ पे कम हैं सिलिकॉन में 1 2 3 4। तो ऐसे याद करिएगा। 2 तत्व थे, एक गैलियम और एक जर्मेनियम। गैलियम में कम अक्षर थे, यहाँ पे 4 ही थे, और जर्मेनियम में 5 थे, और यहाँ पर कितने थे? 6 थे, और यहाँ पर कितने थे? 4। तो ऐसे याद करिएगा। जो एका एल्युमिनियम था इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा अक्षर थे तो इसको कम वाले से जोड़ दिया गया, एका गैलियम जोड़ दिया गया। ठीक, और एका सिलिकॉन जो था यहाँ पे ऑलरेडी कम थे यहाँ पे। ठीक, तो इसके साथ में जर्मेनियम जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे ज़्यादा अक्षर वाला जोड़ा गया। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। मैंने तो इसे ऐसे ही याद कर रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपकी पूछा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है पूछो ही नहीं। हर परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता जरूर है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखो क्या कह रहा है। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं आपको। लिखा हुआ है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या थे। तो जो मूल आवर्त सारणी थी उसके दोष क्या थे, उसका पहला दोष यहाँ पे दे रखा है
देखो पहला यहाँ पे स्क्रीन पे कह रहा है कि हाइड्रोजन का स्थान, मूल आवर्त सारणी जो थी उसमें मेंडलीफ ने हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाए थे। क्या ये बात सही है? या अक्रिय गैसों का स्थान, अक्रिय गैसों का स्थान, ये बात सही है? या फिर तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक बताया था। यहाँ पे एक बात जरूर नोट करिएगा आप लोग, परमाणु क्रमांक यहाँ पे याद करना और नोट भी कर लेना। अब बताना है तुमको कि इसमें से कौन सा दोष था मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। तो मैं आपको बता दूं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ये तीनों दोष थे जो यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन का स्थान कोई निश्चित नहीं कर पाए थे, इसलिए हाइड्रोजन को आज भी आवारा तत्व कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे आवारा तत्व कौन सा है, तो आवारा तत्व ये है आपका हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। इसका आज भी कोई स्थान मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं है। ये कभी अक्रिय गैसों की तरफ रख दिया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मृदा धातुओं की तरफ कभी कभी रख दिया जाता है। इसका कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है? एक आवारा तत्व है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका अक्रिय गैसों का स्थान। तो मैं आपको बता दूं, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी सबसे पहली, तो उसमें इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। ये सबसे बड़ी कमी थी। इन्हें ये नहीं पता था कि भविष्य में कभी अक्रिय गैसों की भी खोज होगी। ठीक, तो ये भी इनकी एक कमी थी, ये भी सही है आंसर। फिर तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक माना था, ये भी इनके सबसे बड़ी गलती रही कि तो इनमें से ये सभी इसका सही आंसर होगा। अगला है, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा क्या थी। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। अच्छा, मैं आपसे पूछूं तो डॉबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, बताइए। डॉबेराइनर ने अष्टक दिया था या त्रिक दिया था या ये दिया था आवर्त सारणी? तो डॉबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। अच्छा, मेंडलीफ ने क्या दिया था? आवर्त नियम दिया था। और न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम दिया था। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने अष्टक नियम दिया था, इसकी सीमा क्या थी, ये कहाँ तक सफल हो पाया था। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इनकी सीमा आयोडीन थी, क्लोरीन थी, या फिर कैल्शियम थी, या ब्रोमीन थी। तो इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को सही रख पाए थे। देखो, जो अष्टक नियम था ये सारे गामा पा ध नी से पे चलता है। 1 से लेकर के इन्होंने बताया कि अगर मैं 1 से लेकर के और 8 तक तत्वों को रखता हूँ, तो 8वां तत्व पहले तत्व के समान क्या करता है? गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अच्छा, 9वां तत्व जो होगा वो किसके समान दर्शाएगा? वो दूसरे के समान दर्शाएगा। और 10वां तत्व होगा वो किसके समान? वो अपने तीसरे तत्व के समान दर्शाएगा। इन्होंने ये बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि 10वां तत्व या 9वां तत्व ये किस तत्व के समान गुणधर्म दर्शाएगा। तो आप लोग याद कर लेना, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया और इन्होंने बताया कि पहला तत्व जो होता है वो 8वें तत्व के समान होता है। पहला तत्व 8वें तत्व के समान होता है। इन्होंने सारणी भी बनाने की कोशिश की, पर ये क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि इन्होंने केवल कैल्शियम तक ही ये नियम फॉलो कर पाए और वहीं तक बता पाए। ठीक, इसलिए ये सफल नहीं हुए थे। तो आपसे यही क्वेश्चन था 9 नंबर कि मेंडलीफ की कि न्यूलैंड का नियम कहाँ तक ये सफल हुआ था। तो इनकी सीमा कैल्शियम तक ही थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर। ये क्या कह रहा है आपसे? देखिए, कह रहा है डॉबेराइनर के त्रिक नियम कौन कौन से थे। यहाँ पे दे रखा है कि डॉबेराइनर के त्रिक नियम कौन कौन से थे। पहला त्रिक दे रखा है लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या ये था? आपको बताना है कौन कौन से। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये था, या कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम ये था, या फिर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये था, या ये सभी थे। अब आपको देखना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभी भी लिखे हुए हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये भी है, कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम ये भी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी है। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा? इस वाले का सही आंसर रहेगा कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम। ये तीनों दिए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लेना। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तीनों हैं, तीनों पूछ भी लिए जाते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। ठीक, तो आप लोग
इसे याद करना और लिखना और कमेंट में हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। कहते हैं कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट के आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।